नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने किसके बारे में बात किया था? हमने हमने पिछले क्लास में पादप ऊतकों के बारे में बात किया, जिसमें हमने प्रविभाज्य ऊतक एवं स्थायी ऊतक के अंतर को जाना। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो स्थायी ऊतक है उन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम उनके उदाहरण है, और इनके कार्य क्या क्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। आज की कक्षा में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ठीक है। जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। तो बेटा, कार्य के आधार पर, यानी कि जो इनके फंक्शंस है उनके आधार पर जंतु ऊतकों को कई प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, या ये कई प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतकों के उदाहरण, पहला है एपिथीलियम ऊतक। इसके बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि किस किस प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। एपिथीलियम ऊतक, जिसे अंग्रेजी में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा है संयोगी संयोगी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में। संयोगी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। चौथा प्रकार है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो इस प्रकार से जंतु ऊतक हम चार भागों में पढ़ते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोगी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जरा इसके चित्र के जरिए आपको जरा दिखा देते हैं। ये सभी आप देख सकते हो। ये नाम सुनते ही आपको लगेगा कि क्या उटपटांग बता दिया मैम ने। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये सभी क्या है? ये सब जंतु ऊतक के उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? ये पेशी ऊतक के उदाहरण। ये पेशी ऊतक है, ये जो देख रहे हो आप, हृदय की पेशियां, जो आंतें हैं उनके अंदर की पेशियां हैं। और ये हमारा जो हाथ पैर सब नहीं होते, मसल्स, वहां की पेशियां, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखते हो, ये है तंत्रिका ऊतक। क्या है ये? तंत्रिका ऊतक है ये। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? नर्वस टिश्यू। ये अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। रेडी हो? चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो आपने चित्रों को देखा। पहला है एपिथेलियम ऊतक।
पहला कौन सा है? एपिथेलियम ऊतक। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। अब बेटा, एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? शरीर और अंगों का, शरीर और अंगों का क्या बनाते हैं? बाह्य स्तर, बाह्य स्तर बनाते हैं, बाह्य स्तर बनाते हैं। कौन सा ऊतक? एपिथेलियम ऊतक। यह ऊतक पूरे शरीर में का जो बाहरी आवरण है उसको बनाता है। पूरे शरीर का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण बनाते हैं। अतः इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग? इसे हम आवरण ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं एपिथेलियम ऊतक को? हम आवरण ऊतक भी कहते हैं इसको। ठीक है? क्यों? क्योंकि यह शरीर और अंगों के बाह्य स्तर को बनाते हैं और बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब खोखले अंगों में, खोखले अंग, अंग कौन कौन से हमारे शरीर के? जैसे कि मुख गुहा, हमारे शरीर के जो खोखले अंग हैं, खोखले, खोखले अंग, खोखले अंग जैसे मुख गुहा, मुख गुहा, आमाशय, आमाशय, मुख गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, श्वास नली, फेफड़े, आदि में, और रक्त नलिकाओं आदि में के जो भीतर की जो सतह है। ठीक है? जैसे खोखले अंग जो हैं शरीर के, खोखले अंगों के जैसे कि मुख गुहा हुआ, आमाशय हुआ, आंत हुआ, श्वास नली हुई, फेफड़े हुए, ये सब क्या है? ये खोखले अंग हैं हमारे शरीर के। तो क्या करते हैं ये इनके भीतरी सतह, ठीक है, भीतरी सतह इसी ऊतक से बनी होती है। ठीक है? भीतरी सतह जो है एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। जो खोखले अंगों का जो क्या होता है, भीतरी सतह किनसे बने होते हैं? एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए यहाँ पर अभी जरा हल्के से हम इनके चित्र को भी यहाँ पर बना देते हैं। ये देख सकते हो आप, ये एपिथेलियम ऊतक का चित्र भी हमने बना दिया। अब दूसरा ऊतक है, हमने जैसे बताया आपको, संयोगी ऊतक। कौन सा? संयोगी ऊतक। अब दूसरे ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। जंतु ऊतक दूसरा प्रकार कौन सा है? संयोगी, संयोगी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, संयोगी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या है? संयोगी के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि संयोग करता है ये, यानी कि बहुत सारे अंगों को ये जोड़ता है और सहारा प्रदान करता है। तो संयोगी ऊतक का क्या कार्य करते हैं? विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं। ये विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं।
ठीक है, जैसे अस्थि, रक्त आदि। तो उदाहरण बताया हमने, अस्थि, रक्त आदि। ठीक है। अब संयोगी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। यह ऊतकों के बीच के स्थानों को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। और ये क्या क्या कार्य करते हैं? ये ऊतकों के बीच, ऊतकों के बीच क्या करते हैं? स्थानों को भरने, स्थानों को भरने, स्थानों को भरने तथा, और क्या करते हैं? दृढ़ता, स्थानों को भरने तथा दृढ़ता प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब संयोगी ऊतक जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं। संयोगी ऊतक जो उसका मेन कार्य है, जो मेन फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया। क्या करते हैं? ये विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। जैसे कि अस्थि, रक्त आदि, ये क्या करते हैं? ये शरीर के अन्य भागों को जोड़ते हैं, है ना। और ऊतकों के बीच स्थानों को, बीच के जो स्थान होते हैं उसमें उसको भरने में सहायता करते हैं तथा दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब जो संयोगी ऊतक है वो 3 प्रकार के हैं। संयोगी ऊतक 3 प्रकार के हैं। जरा देख लेते हैं हम लोग वो कौन कौन से हैं। चलिए, संयोगी ऊतक 3 प्रकार के हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक है अंतरालीय ऊतक। कौन सा है? अंतरालीय, अंतरालीय ऊतक, अंतरालीय ऊतक। दूसरा है अस्थि तथा उपास्थि। कौन सा है? अस्थि, अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि तथा उपास्थि, जिसे हम बोन्स एंड कार्टिलेज कहते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, हड्डियां और जिसकी उपास्थि होती है। चलिए, अगला है रक्त। अगला संयोगी ऊतक है रक्त, रक्त, ब्लड, है ना, रक्त या ब्लड। तो संयोगी ऊतक वो 3 प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे कि अंतरालीय ऊतक, रक्त, अस्थि तथा उपास्थि। अब ये अंतरालीय ऊतक क्या है? ये त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच बीच में तथा रक्तवाहियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे तथा पेशियों के बीच में, पेशियों के बीच, पेशियों के बीच बीच में तथा रक्तवाहियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर। कहां पर? रक्तवाहियों एवं तंत्रिकाओं के बीच में ये पाए जाते हैं, अंतरालीय ऊतक। ओके। अब दूसरा है अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि तथा उपास्थि। अब बेटा, अस्थि जो है सबसे कठोर, अस्थि जो है वो सबसे कठोर ऊतक है, सबसे
कठोर है। आपको पता है ना, हड्डियां मजबूत होती हैं हमारी, कठोर होती हैं। तो अस्थि सबसे कठोर ऊतक है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाए जाते हैं, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। तो इसमें क्या पाए जाने के कारण ये ज्यादा मजबूत होता है बेटा? ये इसमें जो है कैल्शियम तथा खनिज पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं, जिससे कि ये काफी मजबूत होता है। तो जब आपकी हड्डियां सब कमजोर होती हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आप दूध दूध पिया करो, क्योंकि उससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम बढ़ेगा आपकी शरीर में, है ना। तो इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाए जाते हैं और इससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर को ढांचा, कंकाल प्रदान करने में इसका विशेष योगदान रहता है। जबकि उपास्थि जो है वो कैसी होती है? वो लचीली होती है। उपास्थि जो है वो लचीली होती है, उतनी मजबूत नहीं होती है, वो लचीली होती है। उपास्थि या कार्टिलेज जो है वो लचीली होती है, जिसे बाह्य कर्ण उपास्थि से बना है। आपको पता है, आपके कान को ऐसे आप पकड़ के ऐसे हिलाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर हड्डी तो नहीं है ना, लेकिन कुछ मजबूत चीज है वहां पर, लेकिन हड्डी जितनी मजबूत नहीं है। तो वो क्या है? वो उपास्थि से बनी हुई है। और उपास्थि कैसी होती है? वो लचीली होती है। आप ऐसे तो मोड़ मोड़ के देखो, नाक का जो टिप है आपका, जो नाक के जो सबसे आगे का भाग है, वो भी आप देखोगे कि आप ऐसे हिला सकते हो। तो वो सब किससे बने हुए हैं? वो सब उपास्थि से बने हुए हैं। अब रक्त क्या है ये तो आपको पता ही है। यह एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में होती है। रक्त किस अवस्था में होती है? तरल अवस्था में होती है। तरल अवस्था में होती है। तो रक्त एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होती है, अतः इसे तरल संयोगी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? तरल तरल संयोगी ऊतक कहते हैं। तरल संयोगी ऊतक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह तरल अवस्था में पाई जाती है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। तो इसका तरल भाग कौन सा होता है बेटा? इसका तरल भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है। तथा इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं: लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स। तो रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, सफेद सफेद तथा प्लेटलेट्स। कौन सी है? उसको कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो 3 रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं: लाल, सफेद और प्लेटलेट्स। ये बात क्लियर हो गई? तो संयोगी ऊतक जो है या कनेक्टिव टिश्यू है, वो 3 प्रकार में पाए जाते हैं: अंतरालीय ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि और रक्त। अब हाँ, अगला पढ़ेंगे पेशी ऊतक। अगला है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिका होती है जिन्हें पेशी कोशिका या पेशी ऊतक कहते हैं, या पेशी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कौन सा ऊतक कहते हैं? पेशी ऊतक कहते हैं। क्या अभी
आप बता सकते हो मुझे कि आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि कुछ पेशियां जो है हमारे शरीर की, कुछ पेशियां जो है वो हम अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को हम रोक सकते हैं। जैसे हाथ पैर की पेशियां, अगर हमने चाहा तो एक चीज को उठा लिया हमने, अगर हमने चाहा तो उस चीज को वहां वहीं पर डाल दिया, हाथ को इस तरह से घुमा दिया, है ना, आगे बढ़ा दिया या पीछे कर दिया। एक चीज नीचे पड़ी है तो उसको हमने क्या किया, उठा लिया, फेंक दिया। तो ये सब, अगर आप चाहते हो तो दौड़ सकते हो, आप चाहे तो रुक सकते हो, आप चाहे तो खेल सकते हो। तो ऐसी कुछ पेशियां हमारे शरीर में हैं जो अपनी इच्छा अनुसार आप उसकी गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हाथ और पैर की पेशियां। इस तरह की पेशियों को हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, वो है रेखित पेशी। रेखित पेशी, ठीक है। ये से क्यों ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हम इसे अपने इच्छा अनुसार, ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, उन्हीं को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अब इन्हें हम रेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर हम इनको देखें तो हम देख सकते हैं कि इन पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक अनेक रेखाएं बनी होती है। क्या बनी होती है, रेखाएं या धारियां बनी होती है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रेखित पेशी भी कहते हैं। जैसे कि ये देखो, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको हम देखें तो आप देख सकते हो कि ऐसे इस प्रकार से इसमें रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसी कारण इनको हम क्या कह सकते हैं, इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेखित पेशी भी कहते हैं। कौन सी पेशी, रेखित पेशी। तो ऐच्छिक पेशियों को हम रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पेशियां हैं, ये पेशियां काफी मजबूत होती हैं। कैसी होती हैं, काफी मजबूत होती हैं। और प्राय किनसे जुड़ी होती है, मजबूत होती है और कंकाल से जुड़ी होती है। किनसे जुड़ी होती है, स्केलेटन से, यानी कि कंकाल से जुड़ी होती है, कंकाल से जुड़ी होती है। ओके। अब आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नालिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं होती। क्या कहा मैंने, कुछ ऐसी पेशियां भी होती हैं हमारे शरीर में जिनको हम क्या नहीं करते, अपनी इच्छा से हम हिला या डुला नहीं सकते या गति नहीं कर सकते। जैसे कि आहार नाल में भोजन का खिसकना, ठीक है। हम ऐसे अपने आप ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं खिसकाते ना, हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो अपने आप खिसक खिसक कर अंदर जाता है हमारे पेट के अंदर। तो आहार नाल में भोजन का खिसकना तथा रक्त नालिका, जैसे रक्त बहता है हमारे शरीर के अंदर, क्या हम जबरदस्ती उनको ऐसे धक्का मार मार के घुसेड़ते हैं, क्या नहीं करते हैं ना, वो अपने आप ही जाते हैं। तो ऐसी जो गतियां होती है वो ऐच्छिक नहीं होती, तो हम इनको बंद भी नहीं कर सकते अपने आप से। इसीलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी, जिनका हम अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते, गति नहीं करवा सकते और इनकी गति को हम रोक भी नहीं सकते।
ऐसी पेशियों को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अब ये जो पेशियां हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे कि मैंने कहा, आहार नाल में, आहार नाल में, रक्त नलिका में, रक्त नलिका में, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिका में, और कहाँ पर? पेशाब की जो नली होती है ना, पेशाब की नलियों में भी या मूत्र वाहिनी में भी ये पेशियां पाई जाती है। मूत्र वाहिनी में भी ये पेशियां पाई जाती है, यानी कि अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। अब हृदय की जो पेशियां होती है वो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। हमें पता है जो हृदय की पेशियां होती है वो कैसी पेशियां होती है? जो हम हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक, हमारी मृत्यु तक वो चलती ही रहती है ना, चलती ही रहती है। अगर पेशियां, हृदय की पेशियां रुक गए, इसका मतलब वो इंसान मर गया। तो हृदय की जो पेशियां हैं वो जीवन भर प्रसार होते रहते हैं एवं संकुचन करते रहते हैं। यह रचना में रेखित पेशियां होती है, लेकिन ये कैसी होती है? ऐच्छिक पेशियों की तरह मजबूत, एवं कार्य में कैसे होते हैं? अरेखित पेशी जैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं अब हृदय पेशी के बारे में, ठीक है। ऐच्छिक पेशी क्या है ये आपको पता लग गया, और अनैच्छिक पेशी क्या है ये भी पता लग गया। अब बात करते हैं हम हृदय पेशी की। हृदय पेशी, हृदय पेशी की अगर हम बात करें तो हृदय की पेशियां जो है जीवन भर, जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करते रहते हैं। क्या करते हैं? प्रसार एवं संकुचन, प्रसार एवं संकुचन करते हैं। यह रचना में कैसी होती है? रेखित पेशी की तरह मजबूत होते हैं। रेखित पेशी, रेखित पेशी की तरह, यानी कि जो ऐच्छिक पेशियां हैं उसकी तरह मजबूत, मजबूत होती है, तथा अरेखित पेशी यानी कि अनैच्छिक पेशी की समान होती है। कार्य में कैसी होती है? अनैच्छिक पेशी की तरह। कार्य में, कार्य में अनैच्छिक कैसी होती है? अनैच्छिक। हमारे पास नहीं है ना हृदय का धड़कना और रुकना, अनैच्छिक पेशी की तरह होती है। यही मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, हृदय की पेशियां है ये देख रहे हो ना हृदय की पेशियां। ये कैसी होती है? ये ऐच्छिक पेशी की तरह रेखांकित, रेखा है इसमें बनी हुई है, रेखा है ना, रेखित पेशी की तरह ये मजबूत होती है, काफी मजबूत होती है ये। लेकिन कार्य में कैसी होती है? अरेखित पेशी की तरह, यानी कि अनैच्छिक होती है। ठीक। और ये हमने कहा जो कैसी पेशियां होती है? अनैच्छिक पेशियां। जैसे कि आपको बताया मैंने कि जो हमारे आंतों के अंदर रक्त नलिका में संकुचन होते रहते हैं, ठीक है, प्रसार एवं संकुचन करते रहते हैं, और इनकी गति को हम ना रोक सकते हैं ना हम इसको अपने मर्जी से चला सकते हैं। तो ये किस प्रकार की पेशियां हैं? ये भी अनैच्छिक हैं, ये भी अनैच्छिक है, ठीक है। और ये क्या है? ये देख रहे हो आप, ये कैसी पेशी है? ये ऐच्छिक पेशी है जो हमारे पैरों में, हाथों में, सब में होती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये कार्य में कैसे होते हैं? ये काफी मजबूत होते हैं
और ये ऐच्छिक होते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से इनकी गति को रोक या चला सकते हैं। ठीक है, और ये रेखित पेशी होती है और इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब अगला जो पेशी की बात कर रहे हैं हम लोग वो है तंत्रिक, सॉरी, अगली हम बात करेंगे। तो हमने पेशी ऊतक के बारे में बात किया अभी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो पेशी ऊतक क्या है सबने देख लिया। ऐच्छिक पेशियां होती है, अनैच्छिक पेशियां भी होती है, और इनके कार्य के बारे में भी बताया आपको। अब हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। ये देखिए, ये है तंत्रिका ऊतक। तो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। ये एक ही कोशिका आपको दिखाई गई है यहाँ पर। तो ऐसे अनेक कोशिकाओं से बनकर, ऐसे अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। और इनका कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य ये करते हैं, तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय करते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक ही कोशिका को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तो प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य भाग जो है वो तंत्रिका काय कहलाता है। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी रचनाएं निकलती हैं। इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ये देखो, ऐसे धागे धागे जैसे, ठीक से अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि ऐसे हल्के हल्के से धागे जैसे एक एक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिन्हें हम डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्त मोटा लंबा एक छोर पर शाखांकित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या है एक्सॉन? तंत्रिका काय से जो अनेक रचनाएं निकलती हैं, है ना, वो हम उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डेंड्रॉन कहते हैं। ये आपको बता दिया। अब तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा लंबा व छोर पर, ठीक है, मोटा लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है। ठीक है, यहां पर देखो शाखान्वित होता है, जिसे हम तंत्रिकाक्ष एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। आप देख सकते हो यहां पर एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरे कोशिका के डेंड्रॉन के संपर्क में रहते हैं। ये भी जरा आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? तंत्रिका ऊतक है। पहले मैंने एक कोशिका आपको दिखाई। ये देखो, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका काय का एक स्पष्ट केंद्रक होता है, मैंने आपको दिखाया, पिछले पिक्चर में दिखाया। और जो एक कोशिका का जो तंत्रिकाक्ष है वो दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहते हैं। देख रहे हो आप लोग, है ना। इस प्रकार शरीर के तंत्रिकाओं का एक जाल बन जाता है। ये देखा, नेटवर्क या जाल बन जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। तो ये जो सेल्स है, ये जो कोशिकाएं हैं या ये जो ऊतक है, ये किन किन का निर्माण करते हैं? मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको। तो अगले कक्षा में हम जंतुओं में समन्वय, ठीक है, या जंतुओं में सम
जंतुओं में समन्वय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।